हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम 11th बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं जो उनका निष्कासन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने विभिन्न सारे प्राणियों को उनके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर विभिन्न भागों में या विभिन्न वर्गों में बांटा था। अब ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र की। यानी कि इस वीडियो में हम केवल और केवल मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव का उत्सर्जन जो तंत्र है वो क्या है, किन किन अंगों से मिलकर मानव का उत्सर्जन जो तंत्र है वो बनता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी उनकी संरचना है। और इस वीडियो में हम जो वृक्क है उसकी संरचना की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 2 अध्याय 16 जिसका नाम है उत्सर्जी पदार्थ और उनका निष्कासन कैसे किया जाए। चलिए बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 4 अंग मुख्यतः शामिल किए जाते हैं। कितने अंग बच्चों? 4। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र में निम्न अंग शामिल हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके पास किडनी दिखाई दे रही है और किडनी कितनी है बच्चों? 1 जोड़ी, यानी कि किडनी की संख्या है वो 2 होती है। फिर हमारे पास क्या है बच्चों? मूत्र नलिका, जिसे यूरेटर कहते हैं। आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश टर्म्स दोनों आपको लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो 1 जोड़ी किडनी है। किडनी से क्या निकलती है बच्चों? मूत्र नलिका निकलती है, तो ये भी 1 जोड़ी है, यानी कि इसकी संख्या भी 2 है। फिर हमारे पास मूत्राशय है, उसकी संख्या 1 है और 1 है हमारे पास यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। देखिए बच्चों, मैं इस डायग्राम में बताता हूँ। ये जो हमारे पास संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, इस संरचना को हम नाम देते हैं किडनी। क्या कहते हैं बच्चों? इसको किडनी यानी कि वृक्क नाम से जाना जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। इसके बाद किडनी से जो नली नीचे की ओर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों यूरेटर। क्या कहते हैं? ये 2 तो हैं किडनी और दोनों किडनी से अलग अलग क्या निकलती हैं बच्चों? यूरेटर, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं? मूत्र नलिका कहते हैं। अब ये दोनों मूत्र नलिकाएं एक संरचना में आकर खुलती हैं। दोनों मूत्र नलिकाएं एक संरचना में आकर खुलती हैं जिसका नाम होता है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। क्या नाम है बच्चों? मूत्राशय। और मूत्राशय से आगे की ओर जो मार्ग खुलता है इसको कहते हैं यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। क्या नाम देते हैं? मूत्र मार्ग। तो 2 किडनी है, 2 हमारे पास यूरेटर हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय है और 1 यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग है। तो इन 4 संरचनाओं से मिलकर पहली क्या है बच्चों? किडनी। दूसरी क्या है हमारे पास? यूरेटर। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है यूरिथ्रा। इन 4 अंगों से मिलकर मानव का उत्सर्जन जो तंत्र है वो बनता है, ठीक है बच्चों। बाकी की जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो हमें पता है बच्चों कि जो वृक्क है उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम देते हैं बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ जो धमनी आ रही है बच्चों, ये रेड कलर की धमनी से जो शाखा किडनी में प्रवेश करती है उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रीनल आर्टरी यानी कि वृक्क सॉरी बच्चों यानी कि वृक्क धमनी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है बच्चों। ये कहाँ जा रही है? एंट्री कर रही है अंदर की ओर। इसी प्रकार जो सिरा है वो बाहर आ रही है बच्चों, तो उसको कहते हैं सिरा। कौन सी? रीनल यानी कि वृक्क या वृक्कीय भी कह सकते हैं, वृक्क शिरा। ये आपके सामने किडनी है। अब देखो बच्चों, ये जो संरचना आ रही है बड़ी, इसको कहते हैं हम डोर्सल एओर्टा यानी कि पृष्ठीय महाधमनी। पृष्ठीय या पृष्ठ, एओर्टा का मतलब हो गया महाधमनी। ये संरचना आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखो किडनी जो है बच्चों, अच्छा इसी प्रकार जो महाधमनी है, इसी प्रकार ये हमारी निम्न महाशिरा भी है। निम्न महाशिरा जो कि कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है हृदय की ओर। अब देखिए बच्चों, अब जो किडनी है उसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो इसका जो आउटर पार्ट है उसको कहेंगे बच्चों कॉर्टेक्स, यानी बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको हमेशा बलकुट के नाम से जाना जाता है, कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम मेडुला के नाम से जानते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब होता है बच्चों बलकुट
और मेडुला का मतलब होता है मध्य का अंश यानी कि मध्यांश। और पेल्विस क्या है बच्चों, पेल्विस जो हमारे पास ये यूरेटर है, ये आगे एक कीप के समान संरचना बनाता है। यूरेटर किडनी के अंदर जाकर एक कीप के समान संरचना बनाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस। अब इनके बारे में डिटेल में आगे चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ इतना सा देखा है कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 4 संरचनाएं भाग लेती हैं। 4 संरचना से मिलकर मानव का उत्सर्जन तंत्र बनता है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, दोनों में ये चीज़ें कॉमन होंगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोनों किडनियों की जो साइज है उसमें भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, और जो उनकी लेवल है उसमें भी थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। जो हमारे पास बच्चों जो एक किडनी दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी नीचे होती है, राइट वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीवर आ जाता है, तो लीवर थोड़ा नीचा झुका होने के कारण ये किडनी भी थोड़ी सी नीचे झुक जाती है। इन सब के बारे में हम अगले स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहली हेडिंग हमारे पास जो है वो किडनी है। अब इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ किडनी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, तब जाके हम दूसरे पार्ट की तरफ यानी जो मूत्र नलिका है, मूत्र वाहिनी है, उसके बारे में अगले वीडियोज में जाके बात होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास किडनी तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी आगे वाली स्लाइड पर हमने देखा था एक जोड़ी यानी कि 2 होते हैं, जो सेम के बीज की आकृति की होती है। सेम के बीज का बच्चों संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, तो सेम के बीज की आकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका जो रंग है किडनी का वो गहरा लाल भूरा होता है। गहरा भूरा लाल जो है उसका कलर होता है, यानी गहरी भूरी मिलेंगी या फिर थोड़ी सी रेड मिल जाएगी। लंबाई जो है इसकी 10 से क्या होती है बच्चों 12 सेंटीमीटर तक होती है। ये मान लो हमारे पास किडनी है तो इसकी लंबाई जो है वो क्या होगी बच्चों 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो ये चौड़ाई जो है बच्चों को मिलेगी हमें 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई की बात करें यानी ये ऐसे है तो इधर से जो मोटाई दिखेगी हमें वो होगी बच्चों 2 से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, अब यहाँ में बना नहीं सकता 3D। इसका वजन जो है बच्चों वो 120 से लेकर 170 ग्राम तक हो सकता है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और वजन। वृक्क अंतिम बक्षीय। अब देखो वृक्क हमें कहाँ देखने को मिलेंगे वृक्क देखिए बच्चों, वृक्क अंतिम बक्षीय। अब देखो बच्चों जो वक्ष क्या है वक्ष का मतलब है हमारा सीने वाला पार्ट। अंतिम बक्षीय कशेरुकी की जो होती है, मतलब यहाँ गर्दन में हमारे पास 7 रीढ़ की हड्डी जो है बच्चों जिसे हम कशेरुक दंड कहते हैं, उसमें टोटल 26 हड्डियाँ हैं। कितनी बच्चों 26 हड्डियाँ हैं। इनमें से 7 हड्डियाँ यहाँ पर गर्दन में हैं। उसके बाद बाहर जो हड्डियां हैं वो हमारे कहाँ हैं बच्चों इस थोरेसिक कैविटी के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं बक्स गुहा में है, रीढ़ की हड्डी में है, बक्स वाले पार्ट में। यानी कि रीढ़ की हड्डी से लेकर ये जो हमारी 12वीं जो पसली है वहाँ तक की जो कशेरुका है रीढ़ की हड्डी में वो कितनी है 12 हैं। तो जो वृक्क जो है वो अंतिम बक्षीय लास्ट की बक्षीय यानी कि 12वीं, यानी कि अगर पीठ की तरफ मैं बात करूँ तो लास्ट वाली जो 12वें नंबर की जो हमारी रीढ़ की हड्डी की एक अस्थि है वहाँ, और तीसरी कटी कशेरुका यानी कि अब जो लंबर कटी आएंगी, लंबर वाली आएंगी कशेरुका वहां तक के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये हमारी मान लीजिए पसलियां हैं, ठीक है, ये आगे भी जुड़ी होती हैं और बच्चों पीछे कहाँ जुड़ी होती हैं रीढ़ की हड्डी पर। तो रीढ़ की हड्डी की जो मान लो ये 12वीं है, 12वीं कशेरुका है रीढ़ की हड्डी में बक्स वाली, ये यहाँ से बक्स शुरू होती है तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी 12वीं है, तो ये पीछे जाके जुड़ गई होगी बच्चों का रीढ़ की हड्डी पर, तो वो लास्ट वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी जो रीढ़ की हड्डी में शुरू होती हैं वो लंबर आती हैं, कटी प्रदेश वाली आती हैं। तो तीसरी कटी कशेरुका कौन सी तीसरी, यानी 12वीं तो किसकी बच्चों थोरेसिक यानी कि बक्सीय, और थर्ड कौन सी लंबर वाली, इनके मध्य के बीच में होती है। 12वीं जो बक्सीय कशेरुका है वहाँ से शुरू होगी और तीसरी कौन सी आएगी लंबर वाली कटी वाली, वहाँ तक स्थित होती है कटी कशेरुका के समीप। अब कहाँ उदर गुहा में यानी कि डायफ्राम के नीचे पेट में, और आंतरिक यानी अंदर की ओर है और पृष्ठ सतह पर है, मतलब आगे नहीं है पेट की तरफ, ये पीठ की तरफ है। ठीक है बच्चों, कौन सी के बीच अंतिम बक्सीय यानी कि 12वीं बक्सीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? कुछ आगे देखिए,
वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी सतह अवतल होती है। अब देखिए बच्चों, ये मैंने दोबारा से किडनी बनाई है यहाँ पर। ये सतह कैसी होती है बच्चों? अवतल। अवतल सतह है जिसे हम कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं बच्चों? कॉनकेव। अब ये जो अवतल सतह है, तो ये जो खांच आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो खांच दिखाई देती है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हाइलम कहते हैं। तो देखिए, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी सतह अवतल यानी कि कॉनकेव होती है। भीतरी सतह जो है, ये बाहर वाली सतह है। इधर वाली भी अगर हम किडनी बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी बच्चों। तो ये कैसी है बच्चों? अवतल सतह है, जिसके मध्य में एक खांच यानी गड्ढा सा होता है, जिसे हाइलम के नाम से जाना जाता है। हाइलम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हाइलम हो गया। अब इसमें एंट्री कौन करेगा और बाहर कौन आएगा? तो बच्चों हमें पता है ये मूत्र का निर्माण करती है किडनी। तो यहाँ से इसको रक्त भेजने वाली धमनी पाई जाएगी बच्चों, जो रक्त को लेकर आएगी। और कौन सी धमनी? वृक्क में एंट्री कर रही है, इसलिए इसको कहेंगे वृक्क धमनी या वृक्कीय धमनी। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों? अच्छा, वृक्कीय धमनी एंट्री करेगी प्लस कुछ तंत्रिकाएं एंट्री करेंगी। ठीक है। दो संरचनाएं हैं वो अंदर प्रवेश करती हैं, और कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो यहाँ से बाहर आती हैं, हाइलम वाले पार्ट से ही बाहर आती हैं। जैसे वृक्क धमनी तो एंट्री करेगी, रक्त को लेकर जाएगी छानने के लिए, और यहाँ से जो बाहर आएगी बच्चों, उसको नाम देंगे अपन वृक्कीय सिरा, यानी कि रीनल वीन। और ये क्या है? रीनल आर्टरी। उसके अलावा बच्चों यहाँ से दूसरी संरचना जो क्या बाहर आई है, मूत्र छनने के बाद मूत्र बनेगा, मतलब ब्लड को छाने जाएगा, वहाँ से मूत्र का निर्माण होगा। तो मूत्र भी कहाँ से बाहर आएगा? इस हाइलम वाले पार्ट से बाहर आएगा, और जो मूत्र बाहर आता है उसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इस हाइलम वाले पार्ट से, मतलब इस प्रकार की संरचना है बच्चों, यहाँ जो गड्ढा नजर आएगा उसको हाइलम कहेंगे। अब हाइलम से दो संरचनाएं अंदर जा रही हैं, दो संरचनाएं बाहर आ रही हैं। अंदर जाने वाली संरचना एक तो है बच्चों वृक्कीय धमनी, जो कि शुद्ध रक्त लेकर जा रही है अंदर, और शुद्ध का मतलब यहाँ ऑक्सीजन युक्त है। और मैं अगर इसको अशुद्ध कहूँगा तो फिर मैं इसको कहूँगा कि ये अशुद्ध रक्त किस मामले में है? यूरिया के मामले में, यूरिया को लेकर जा रही है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो यूरिया लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? यूरिया प्लस। प्लस का मतलब है युक्त, क्योंकि यूरिया को ही तो हमें अलग करना है। यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इन पदार्थों को लेकर जो ब्लड है वो अंदर जा रहा है किडनी में, उन पदार्थों को वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, रक्त कैसा हो जाएगा बच्चों? शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, तंत्रिकाएं भी यहाँ से एंट्री करती हैं, और बाहर कौन आएगा? अशुद्ध रक्त वाली। अब अशुद्ध, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन दे दिया, तो अब ये क्या बनेगी बच्चों? शिरा का निर्माण कर लेगी, CO2 युक्त होगा, और वहाँ से मूत्र वाहिनी आ रही है जो मूत्र लेकर आएगी। एक तो रक्त लेकर आएगी, एक मूत्र लेकर आएगी। तो वृक्क के केंद्रीय भाग में जो गड्ढा है उसको हाइलम कह दिया हमने, जिससे होकर वृक्क धमनी यानी कि रीनल जो आर्टरी है वो और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। दो संरचनाएं अंदर एंट्री कर रही हैं, जबकि जो वृक्क सिरा है जिसे रीनल वीन कहते हैं, तथा मूत्र वाहिनी जिसे यूरेटर कहते हैं, वो बाहर निकलती हैं। क्लियर है बच्चों? दो संरचनाएं तो बाहर आ रही हैं, और दो संरचनाएं जो हैं वो अंदर गई हैं। अंदर कौन कौन सी गई हैं बच्चों? एक तो रक्त लेकर जो जाएगी उसको कहेंगे हम वृक्कीय धमनी, बाहर आने वाली नलिका को कहेंगे वृक्कीय शिरा, तंत्रिकाएं अंदर, मूत्रवाहिनी बाहर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हाइलम मिलाकर लिखेंगे बच्चों। अब देखिए, हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या था, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं। ये हमारे पास क्या था बच्चों? ये है हमारे पास यूरेटर। यूरेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? यूरेटर का मतलब होता है मूत्र वाहिनी। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? मूत्र वाहिनी है। अब देखो, जो मूत्र वाहिनी है वो अंदर की ओर ऐसे फैल गया है, ये इसके पीछे से यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये इतना चौड़ा पार्ट हो गया है। इस चौड़े पार्ट को हम कहते हैं बच्चों रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बच्चों? उसको पेल्विस कहते हैं। और रीनल शब्द किसके लिए लगेगा बच्चों? जब भी किडनी से संबंधित कोई टर्मिनोलॉजी आएगी उसमें रीनल शब्द जुड़ा होगा। रीनल आर्टरी, रीनल वीन, अभी रीनल कैप्सूल भी आएगा, और यहाँ पर जो आया है वो रीनल पेल्विस है। तो जो चौड़ा हुआ भाग है, मतलब ये मान लो नली आ रही है, तो इसका अग्र पार्ट जो है वो कैसा है? फैला हुआ है, कीप के समान है, और ये जो पीछे है वो सकरा हो गया है। तो देखिए बच्चों, हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है, जैसे वृक्कीय श्रोणी। क्या कहेंगे बच्चों इसको? वृक्कीय श्रोणी, यानी कि पेल्विस के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास पेल्विस, ये पार्ट। अब देखिए पेल्विस को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ इस पार्ट में कुछ इस टुकड़े में बट गया,
फिर इस भाग में ये नहीं है, फिर इस भाग में और विभाजित हो गया, फिर यहाँ पर विभाजित हो गया, यानी 3 टुकड़े तो इसमें बन गए, ये 1, ये 2, ये 3, और फिर इसी प्रकार ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इस प्रकार यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों, विभाजित हो गया। तो मतलब पेल्विस जो है वो भी आगे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास यूरेटर है, तो ये आगे आके क्या बना दिया बच्चों, कीपनुमा भाग बना दिया जिसे पेल्विस कहा। अब पेल्विस भी बच्चों इस प्रकार से विभाजित होकर और पार्ट बना रहा है। इन पार्ट्स को कहते हैं हम कैलिक्स। क्या कहेंगे इनको, कैलिक्स। तो देखिए बच्चों दोबारा यहाँ पर, तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, अतिवृद्धि जो निकलती है, प्रक्षेपों को चषक, आपको हिंदी याद नहीं करनी है, चषक, ठीक है, इनको कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इनको, कैलिक्स। तो कुछ नहीं है, यूरेटर जो है वो कीपनुमा संरचना बनाता है यानी फैल जाता है, उसको हमने कहा बच्चों पेल्विस। और पेल्विस होने के बाद, बनने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर जिस संरचना का निर्माण करता है उसे कहते हैं कैलिक्स। इतने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वृक्क जो है बायां, कौन सा वाला, बायां वृक्क यानी लेफ्ट जो हमारी किडनी है, ठीक है बच्चों, लेफ्ट किडनी, यानी कि ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाली जो किडनी है। अब देखो लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में, तो राइट साइड वाली तो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी और जो लेफ्ट साइड वाली है वो थोड़ी सी ऊपर रहेगी। तो बायां वृक्क यानी लेफ्ट साइड की जो किडनी है दाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। सही बात है बच्चों। हमारी जो क्या है लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी ऊपर है, तो बायां वृक्क जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। किससे, दाएं वाले से, राइट वाले से, क्योंकि राइट में क्या आ गया, लीवर। तथा आकार में भी कुछ बड़ी होती है, आकार में भी थोड़ी सी बड़ी है, कौन वाली, लेफ्ट साइड वाली, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस साइड कोई प्रेशर डालने वाली चीज़ है नहीं, तो वो अपने स्थान पर है। इस साइड लीवर आ जाता है तो लीवर थोड़ा सा नीचे होता है, तो झुकने के कारण वो क्या हो जाता है, तो किडनी भी थोड़ी सी नीचे हो जाती है और साइज में भी छोटी हो जाती है, नीचे छोटी। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। अभी हम बताते हैं बच्चों, ये इस प्रकार से जो ग्रंथि बनाई थी हमने, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी कर चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब वृक्क की मैं आंतरिक संरचना की बात करता हूं बच्चों। किसकी आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास डायग्राम है। अब यहां से जो आपको आवरण नजर आ रहा है बच्चों, दोहरी झिल्ली वाला, ये जो आपको आवरण नजर आ रहा है एक किडनी को घेरे हुए, ये हमारा कहलाता है बच्चों कैप्सूल। क्या कहलाता है बच्चों, कैप्सूल कहलाता है। तो ये हो गया रीनल कैप्सूल, यानी कि वृक्क या वृक्कीय संपुट यानी कि आवरण, यानी कि किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये एक बाहर जो नज़र आ रहा है पार्ट, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। लिखूंगा नहीं बच्चों मैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा कहाँ है, अच्छा इस पर नहीं लिखा रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स यानी बलकुड, और अंदर की ओर जो पार्ट नज़र आता है ये कहलाता है बच्चों, अंदर की ओर का पार्ट ये होता है मेडुला। क्या कहते हैं इसको, मेडुला, ठीक है। अब देखिए ये कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये ठीक है बच्चों, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और ये वाला पार्ट क्या आ गया, मेडुला, यानी यहाँ से ये बटे हुए हैं, यहाँ से बटे हुए हैं। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि सर इस कॉर्टेक्स का कुछ भाग इन मेड्यूला में, ये मेड्यूला है उसमें अंदर तक धस चुका है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेड्यूला में कुछ हद तक धस चुका है, और इन धसे हुए पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉलम, या इसको कहते हैं बच्चों वर्टिनी के स्तंभ। अभी आपको मैं समझा दूंगा, लिखा हुआ है सब कुछ। इसको कहते हैं वर्टिनी के स्तंभ। तो वर्टिनी के स्तंभ बनाए किसने, कॉर्टेक्स ने। और कहाँ पर जाके बनाए हैं, उसने वो जाके बनाए हैं बच्चों मेड्यूला वाले पार्ट में, यानी इंटरनल पार्ट में, बीच वाले भाग में, ठीक है बच्चों। तो और देखिए इसके कारण अब जैसे ही वर्टिनी के स्तंभ बनते हैं, मैं यहाँ पर आपको बना के भी बता देता हूँ बच्चों। ये मान लीजिए हमारे पास कोई किडनी है, ये मान लीजिए किडनी है, ये अवतल सतह यानी हाइलम हो गया, रक्तवाहिका आएगी, रक्तवाहिका जाएगी, यूरेटर बाहर जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ से हमारे पास पार्ट है अंदर मेड्यूला, और ये बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या करता है बच्चों, अंदर की ओर, अब ये बनेगा तो नहीं, ये क्या करेगा बच्चों, इस प्रकार से अंदर की ओर धसेगा इसमें और संरचना का निर्माण कर देगा। बस
ये अंदर की ओर धसेगा, इस प्रकार संरचना बनाएगा, ये अंदर की ओर धसेगा और संरचना बना देगा। इनको ही हम कहते हैं वर्टिनी के स्तंभ। यानी कि वर्टिनी के स्तंभ बनने के कारण जो मेडुला वाला पार्ट है वो टुकड़ों में टूट जाता है। कॉर्टेक्स जब अंदर घुसेगा वर्टिनी के स्तंभ कहलाएंगे, उसके कारण जो अंदर वाला पार्ट है वो टुकड़ों में विभाजित हो गया और टुकड़ों में बढ़ने के बाद इस पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण करता है। पिरामिड किसके बने हैं? मेडुला के। वर्टिनी का स्तंभ किसमें है? मध्यांश में है। किसका बना है? कॉर्टेक्स का। चित्र बड़े ध्यान से समझे बच्चों, ठीक है। तो ये जो पिरामिड जैसी संरचना बनी है इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या कहेंगे? मध्यांश में पिरामिड। अब देखिए बच्चों, कैलिक्स मैंने आपको बता दिया, रीनल आर्टरी मैंने आपको बता दिया, रीनल वीन मैंने आपको बता दिया, रीनल जो पेल्विस है वो बता दिया, यूरेटर मैंने आपको बता दिया, ये कॉर्टेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया मैंने। रीनल कैप्सूल इसके ऊपर का आवरण है। रीनल कॉलम या वर्टिनी के स्तंभ जो है वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो मध्यांश में धसा हुआ है। और लास्ट क्या है बच्चों? पिरामिड है, वो मध्यांश वाला पार्ट है जो कि टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, बांट दिया गया है कॉर्टेक्स के द्वारा। तो इस प्रकार हमारी ये किडनी की क्या है बच्चों? संरचना है, आंतरिक संरचना है। अब चलिए मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। मानव वृक्क तंतु में संयोजी ऊतक के महीन आवरण से ढका होता है। जो वृक्क है बच्चों, एक संयोजी ऊतकों के महीन यानी पतले आवरण से ढका होता है, जिसे वृक्क संपुट क्या कहते हैं? वृक्क संपुट रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो दृढ़ होता है यानी कि मजबूत होता है। अब जब भी किसी अंग के ऊपर जब आवरण मिलता है तो बच्चों उस आवरण का कार्य है उस अंग को आघातों से यानी कि टक्करों से या चोट लगने से सुरक्षा करना यानी कि बचाना। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? किडनी को चोटों से, आघातों से बचाना। बच्चों ठीक है, पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आंतरिक संरचना में हम पहले पॉइंट में बात करते हैं कि इसके ऊपर यानी कि किडनी के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं, वृक्क संपुट कहते हैं। जीवाणु के ऊपर भी पढ़ते हैं बच्चों हम कैप्सूल, है ना, स्लाइम लेयर कैप्सूल। अब देखिए वृक्क के लंबवत काट में हमने किडनी को रखा और उसको लंबा काट दिया तो हमें इसमें दो पार्ट नजर आते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला वाला पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो एक तो कॉर्टेक्स है, एक मध्यांश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉर्टेक्स वाली बात करते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को बलकुट कहते हैं, अभी मैंने बता दिया था। बाहरी भाग किसका? किडनी का। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स यानी बलकुट कहलाता है, जो गहरे लाल रंग का होता है। किडनी का रंग लाल या भूरा, तो ये जो पार्ट है वो गहरे लाल रंग का होगा। ठीक है, यह भाग मेल पीगी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण कणिका में दिखाई देता है। अब ये जो पार्ट है बच्चों, इसमें इस प्रकार कणिका में दिखाई देगा। किसके कारण? तो यहां पर एक नाम आया है बच्चों, यह भाग मेल पीगी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण कणिका में होता है। अब ये मेल पीगी कणिकाएं क्या है? हाल फिलहाल आप इसको लिख लें। मेल पीगी कणिकाएं क्या है? अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो हम बच्चों देखें, इस प्रकार से आपने एक संरचना बनाई होगी, ठीक है, और उसमें इधर से ऐसे रक्त वाहिकाएं आई हैं, फिर यहाँ पर इस प्रकार की संरचना बनी और ये रक्त बाहर जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा है बच्चों? बस तो इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर कौन कौन सी बच्चों जो मैंने इस प्रकार से विभाजित करते हुए बनाई है, ये जो संरचना है इसको कहते हैं बच्चों ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। और ये वाला जो संरचना है जो कीप जैसा है इसको कहते हैं हम बौमन संपुट। क्या कहते हैं बच्चों? बौमन संपुट। और ये दोनों मिलकर ही कहलाती हैं बच्चों मेलपीगी कोष। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये मेलपीगी कोष के नाम से जानी जाती हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं मेलपीगी कणिका। तो मतलब इस प्रकार के जॉइंट्स मैंने ऐसा दर्शा दिया है। ये इस प्रकार के जो जॉइंट हैं, किसका जॉइंट? केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस का, और इस पार्ट का जो कैसा है? कीपनुमा। और ये कैसा है बच्चों? अति कुंडलित है, यानी कि बहुत सारी बारीक बारीक केशिकाओं ने गुच्छा बनाया है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इस संरचना को, अब ये बॉल जैसी दिख रही है गोल, इस संरचना को कहते हैं मेलपीगी कणिका। तो ये मेलपीगी कणिका है। क्लियर है बच्चों? कुछ इसके बारे में आगे हम जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे वहां पर दोबारा बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो कॉर्टेक्स है उसमें मेलपीगी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण यह भाग कणिका में हमें नजर आता है। इस भाग में मेलपीगी कणिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्या होगा बच्चों? नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी, समीपस्थ पीसीटी कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं को कहते हैं डीसीटी स्थित होते हैं। तो इस पार्ट में तीन चीजें। अब पीसीटी डीसीटी क्या है बच्चों? ये अभी मैंने बता दिया आपको, बौमन संपुट बना दिया।
क्या बना दिया, बॉमन संपुट, उसमें केसी का गुच्छ होगा और इन संरचना को मिलाकर हमने कहा था मेलपी की कणिकाएं। अब यहाँ से जो संरचना निकलती है बच्चों, इसको कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं इसको, पीसीटी। फिर निकलता है बच्चों हेनले का लूप, ठीक है, और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है जो है डीसीटी, फिर ये जाकर खुलती है एक संग्रह नलिका में। तो बच्चों ये वाला पार्ट, कौन सा वाला, कलर ब्लैक ले लेता हूँ मैं इसके लिए, ये वाला पार्ट मेलपी की कणिकाएं, पीसीटी और डीसीटी, ये जो पार्ट हैं वो आपको इस कॉर्टेक्स में नजर आएंगी, जबकि जो हेनले का लूप है वो आपको मेड्यूला में नजर आएगा। अब ये आपको याद कर लेना है, जो हमारे पास नेफ्रॉन है उसमें से अधिकांश पार्ट कॉर्टेक्स में है, बल्कि कुछ पार्ट क्या है, ये इस प्रकार के जो कुछ पार्ट हैं वो आपको कहाँ नजर आएंगे, मध्यांश में, जो क्या है, जो कि हेनले के लूप है। ठीक है बच्चों, कुछ क्लियर हुए? आपको और आगे समझाया जाएगा, चिंता ना करें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि अभी हमने नेफ्रॉन की संरचना तो पढ़ी ही नहीं है और ये नेफ्रॉन की संरचना के पार्ट हैं। तो इस कॉर्टेक्स वाले भाग में आपको नजर आएगा मेलपी की कणिकाएं, नेफ्रॉन के पीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ को कहते हैं डीसीटी, स्थित होते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम सेकंड पार्ट की। ये कॉर्टेक्स था, बाहरी भाग है, आवरण से ढका हुआ है, गहरे लाल रंग का है। मेलपी की कोष पाए जाने के कारण इनका जो संरचना है वो कणिका में दिखाई देगी। इसमें मेलपी की कणिकाएं नजर आती हैं, पीसीटी और डीसीटी आदि नजर आते हैं। क्या नजर नहीं आएगा, हेनले का लूप। मेड्यूला, वृक्क के आंतरिक भाग को मध्यांश यानी कि मेड्यूला कहते हैं, जो कॉर्टेक्स की और कुछ शंक्वाकार पिरामिड यानी मेड्यूलरी पिरामिड्स में बटा होता है। यानी कि ये जो पार्ट है ये है मध्यांश, और ये कॉर्टेक्स की तरफ जाकर किसमें बटा हुआ है बच्चों, पिरामिड्स में। ये पिरामिड जैसी या हम कह दें शंकु के आकार की संरचनाएं बनाता है, जिन्हें हम शंक्वाकार पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शंक्वाकार पिरामिड कहते हैं। त्रिभुज की जैसी है, पिरामिड की जैसी है, या कह दें शंकु की जैसी है, पिरामिड में बटा होता है। अब देखिए बच्चों, कैलिक्स जो है, क्या है बच्चों, कैलिक्स। कैलिक्स का बहुवचन जो होता है कैलिसेस होता है। कैलिक्स क्या था बच्चों, ये हमने पेल्विस कहा था, ये यहाँ पर कैलिक्स लिखा हुआ है, ये टुकड़ों में टूट गया है, ये हमारे पास क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स का जो बहुवचन है वो लिखा हुआ है CALY, कैलिसेस। कैलिक्स का बहुवचन क्या है, प्लूरल क्या है बच्चों, कैलिसेस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम में काम आता है, ये हिंदी मीडियम में काम नहीं आएगा। कॉर्टेक्स जो है पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। जो कॉर्टेक्स था बच्चों, ये मध्यांश में ऐसे धस गया और इसको हमने कहा था वृक्क स्तंभ, या इन्हें वर्टिनी के स्तंभ, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं। इस भाग में हेनले के लूप और संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या मिलेगा, संग्रह नलिकाएं और हेनले के लूप। बाकी तीनों पार्ट बाहर कॉर्टेक्स में और 2 पार्ट यहाँ मिलेंगे, लेकिन जो संग्रह नलिका हैं वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों। कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है। कॉर्टेक्स में आपको नजर आएंगी, क्या नजर आएंगी, 3 चीज़ें नजर आएंगी, मेलपी की कोष या कणिकाएं, पीसीटी और डीसीटी। और जो अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला, उसमें आपको नजर आएंगे हेनले का लूप और संग्रह नलिकाएं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, कौन कैसे क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बात करेंगे बच्चों नेफ्रॉन की संरचना की। तो बच्चों नेफ्रॉन की जो संरचना है और अब बच्चों ये जो संरचना है इसको मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में शूट किया जाए, क्योंकि यहाँ लगभग 29 मिनट का जो है वो वीडियो हो चुका है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों, क्योंकि लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नेफ्रॉन की संरचना से। अभी सुनिएगा आप 1 मिनट, अगले वीडियो में चलेंगे अपन नेफ्रॉन की संरचना पर। फिलहाल मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ बच्चों हमने क्या पढ़ा है और कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि जो बच्चों मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसमें 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें जो हैं उसमें से पहली हमारे पास जो किडनी है, वृक्क है, उसके बारे में बात की, इसकी आंतरिक संरचना की बात करी। और अब जब इसकी संरचना की डिटेल में बात करते हैं और अंदर चलते हैं तो नेफ्रॉन निकल कर आती है। नेफ्रॉन की संरचना की बात करेंगे और जो रक्त में
जो किडनी में जो रक्त लेकर जा रही हैं उन वाहिकाओं की भी बात करेंगे, रीनल आर्टरी की बात करेंगे, रीनल जो वीन है उसकी बात करेंगे, महाधमनी की बात करेंगे, महासरा की बात करेंगे, और उसके अलावा एक और रक्त वाहिनी जो है उसको वासा रेक्टा कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो वाली बात करनी है। उसके बाद हम आएंगे बच्चों यूरेटर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और यूरेथ्रा पर। मतलब इस वीडियो में हमारा अभी किडनी जो है ना वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये ध्यान रखें। अभी हमारा किडनी ही चल रहा है, और किडनी में जो इसकी संरचनात्मक जो और क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है बच्चों, नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन की बात तो अगली वीडियो में कर पाएंगे हम। तो अभी तक वृक्क हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, पहली ही हेडिंग जो है वो वृक्क वही चल रही है। उसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा उसमें नेफ्रॉन की बात करेंगे, और उसके बाद हम इसके बाद चर्चा कर लेंगे कि बच्चे कुछ जो दोनों तीनों पार्ट हैं कौन कौन से, मूत्रवाहिनी है या मूत्र नलिका है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।